कार्ल सेगन ने कहा था, हम ब्रह्मांड के लिए स्वयं को जानने का एक तरीका है। और आज हम ब्रह्मांड के एक ऐसे ही पहलू को समझने की कोशिश करेंगे जो आजकल वैज्ञानिकों के लिए भी एक बड़ी पहेली बना हुआ है। वो पहेली है, ब्रह्मांड आखिर फैल किस रफ्तार से रहा है। ये सुनने में शायद आसान लगे पर है नहीं। इसे ही हबल तनाव या हबल टेंशन कहते हैं। हाँ, और ये आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की सबसे बड़ी गुत्थियों में से एक है, सच में। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये हबल तनाव ब्रह्मांड का रहस्यमयी विस्तार नाम के एक लेख पर आधारित है। और हमारा मकसद है कि इस थोड़ी मुश्किल विषय को थोड़ा आसान बनाया जाए, खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए, क्योंकि उनके विज्ञान और प्रौद्योगिकी सेक्शन, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये टॉपिक काफी अहम हो सकता है। बिल्कुल। और उन सभी के लिए भी जिन्हें ये जानने में दिलचस्पी है कि ये यूनिवर्स कैसे काम करता है। तो चलिए इसे खोलते हैं। हाँ, तो देखिए, ये पहेली शुरू हुई करीब 100 साल पहले। जॉर्ज लमेत्रे और एडविन हबल ने पाया कि गैलेक्सीज, मतलब आकाशगंगा हैं, हमसे दूर जा रही हैं। अच्छा। और उन्होंने ये भी देखा कि जो गैलेक्सीज जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। इसे ही हबल लिमेत्रे नियम कहते हैं। ठीक है। तो इस गति और दूरी के बीच का जो अनुपात है वो है हबल स्थिरांक h0। ये हमें बताता है कि अभी इस वक्त ब्रह्मांड किस दर से फैल रहा है। इसे नापते कैसे हैं? मतलब यूनिट क्या है? इसे किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पार्सेक में नापते हैं। 1 मेगा पार्सेक, सोचिए, करीब 30 लाख प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा होता है। बहुत बड़ी दूरी। बाप रे। हाँ, और इसकी जो थ्योरी है वो आइंस्टाइन के समीकरणों से निकली, जिनसे पता चला कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं हो सकता। और फिर गैमोव का बिग बैंग सिद्धांत आया। तो ये h0, ये जो नंबर है, इसे पता करना ही फिर सबसे बड़ा काम बन गया होगा। बिल्कुल। और यहीं से दिक्कतें शुरू हुई। हबल ने शुरू में जो वैल्यू निकाली थी वो लगभग 500 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पार्सेक थी। 600। और आज हम बात कर रहे हैं लगभग 73 की। हाँ बिल्कुल, आज की वैल्यू लगभग 73 किलोमीटर पर सेकंड मेगा पार्सेक है। तो जाहिर है सवाल उठता है कि इतना बड़ा अंतर क्यों? हाँ, और इतनी दूर की चीजों की दूरी नापना भी तो मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। यही मुख्य चुनौती थी। शुरुआती तरीके उतने सटीक नहीं थे। दूरी नापने के लिए हम स्टैंडर्ड कैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड कैंडल्स मतलब ऐसी चीजें जिनकी असली चमक हमें पता हो। जैसे कोई 100 वॉट का बल्ब, अगर वो दूर रखा है तो धुंधला दिखेगा। कितना धुंधला, उससे दूरी पता चल जाती है। अच्छा, जैसे सीफिड वेरिएबल तारे हैं या फिर टाइप IA सुपरनोवा। हबल की गणनाओं में कुछ दिक्कतें थीं, जैसे वो सीफिड तारों के अलग अलग प्रकारों में ठीक से फर्क नहीं कर पाए थे, और धूल का असर भी कम आंका गया था। और फिर वो डार्क एनर्जी वाली बात भी तो आई। हाँ, 1998 में ये बड़ी खोज हुई कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा बल्कि तेज हो रहा है। और इसका कारण डार्क एनर्जी को माना गया। बिल्कुल। तो इसका मतलब h0 असल में स्थिर नहीं है, ये समय के साथ बदलता है। तो इसे हबल पैरामीटर कहना शायद ज्यादा ठीक है। स्टैंडर्ड कैंडल से आज इसकी वैल्यू लगभग 73 किलोमीटर पर MPC आती है। तो एक तरीका हो गया आसपास की, मतलब रिलेटिवली नई चीजों को देखकर रेट निकालना। पर एक और तरीका भी है ना, जो बिल्कुल अलग टाइम स्केल पर काम करता है। हाँ, और यहीं से ये तनाव वाली बात आती है। दूसरा तरीका हमें ले जाता है बिल्कुल शुरुआत में, बिग बैंग के फौरन बाद। अच्छा, कैसे? बिग बैंग के करीब 3,80,000 साल बाद जब ब्रह्मांड थोड़ा ठंडा हुआ तो उससे पहली बार रोशनी बाहर निकल पाई। उस पहली रोशनी की गूंज आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैली है। हाँ, ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल, CMB। ये वो शोर है जिसे पेंजियाज और विल्सन ने खोजा था। ये CMB हमें शुरुआती ब्रह्मांड की एक तरह से फोटो दिखाता है। उसमें घनत्व के छोटे छोटे उतार चढ़ाव दिखते हैं। और प्लैंक जैसे सैटेलाइट्स ने इसका बहुत डिटेल्ड मैप बनाया है। हाँ, तो जब हम इस CMB डेटा को और हमारे ब्रह्मांड के स्टैंडर्ड मॉडल, जिसे लैम्डा CDM मॉडल कहते हैं, उसको इस्तेमाल करके कैलकुलेट करते हैं कि आज विस्तार की दर क्या होनी चाहिए, तो वैल्यू क्या आती है? तो वैल्यू आती है लगभग 67.4 किलोमीटर पर MPC। तो ये है प्रॉब्लम। एक तरफ से आ रहा है 73, दूसरी तरफ से 67.4। एग्जैक्टली। ये जो करीब 10% का फर्क है, इसी को हबल तनाव कहते हैं। हाँ, यही है हबल टेंशन। और ये मामूली एरर नहीं है, क्योंकि दोनों ही माप अब बहुत सटीक हो चुके हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मांड के बचपन की कहानी और उसकी जवानी की कहानी मैच नहीं कर रही। बिल्कुल सही कहा आपने। ये विसंगति बहुत सीरियस है।
वैज्ञानिक इसे हल करने में लगे हैं। हबल टेलीस्कोप ने और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST ने भी स्टैंडर्ड कैंडल्स के माप को और बेहतर किया है। तो JWST से क्या पता चला? क्या टेंशन कम हुई? 2024 तक के जो नतीजे आए वो ज्यादातर हबल वाले यानी 73 के मान को ही कंफर्म करते दिखे, तो तनाव बना रहा। अच्छा। हालांकि कुछ और हालिया JWST स्टडीज ने थोड़ी अलग वैल्यू 69 किलोमीटर MPC भी दी है, जिससे तनाव थोड़ा कम होता है पर खत्म नहीं। तो फिर इसे समझाया कैसे जाए? कोई आइडिया है? कई आइडियाज हैं पर कोई भी अभी पक्का नहीं है। जैसे क्या हमारी आकाशगंगा किसी बहुत बड़े खाली इलाके मतलब वॉइड के पास है, या शायद शुरुआती यूनिवर्स में डार्क एनर्जी का बिहेवियर कुछ अलग था, या कहीं ब्रह्मांड घूम तो नहीं रहा? मतलब अभी कोई पक्का जवाब नहीं है। नहीं, अभी नहीं। तो एक तरह से 20वीं सदी में हमने ब्रह्मांड के बारे में बड़ी चीजें खोजी, सापेक्षता, दूसरी आकाशगंगाएं, विस्तार, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। हाँ बिल्कुल। और अब 21वीं सदी में हम उन मॉडलों को और बारीकी से परख रहे हैं और हबल तनाव जैसी पहेलियां सामने आ रही हैं। UPSC उम्मीदवारों के लिए समझना जरूरी है कि विज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है। नई जानकारी पुराने सिद्धांतों पर सवाल उठाती है और कभी-कभी हमें बिल्कुल नई फिजिक्स की तरफ ले जाती है। और यही सबसे रोमांचक सवाल है, क्या हम ब्रह्मांड विज्ञान में एक नई क्रांति के दरवाजे पर हैं, या ये जो हमारा लैम्डा CDM मॉडल है उसमें ही थोड़े बदलाव करने होंगे? ये सोचने वाली बात है। हाँ, श्रोताओं के लिए भी ये सोचने का सवाल है। अगर हबल तनाव वाकई किसी ऐसी नई अनजानी फिजिक्स की तरफ इशारा कर रहा है जिसे हम अभी नहीं जानते, तो यूनिवर्स के बारे में हमारी कौन सी बेसिक समझ बदल सकती है? ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ है। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपके मन में कोई और सवाल उठ रहा है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और गहरी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।